बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है मार्केट के अंदर में। शायद वो ट्रम्प्स के टैरिफ्स को लेकर के हो या यूक्रेन ईरान वॉर को लेकर के हो, इंडिया जो रशियन ऑयल बाय कर रहा है उसको लेकर के हो। काफ़ी सारे इश्यूज मार्केट के अंदर हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है ये हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है, एंड दिस इज द मिड कैप इंडेक्स, एंड देन दिस इज द निफ्टी इंडेक्स। ये तीनों इंडेक्स हैं। वैसे तो मैं टाइम टाइम पे काफ़ी बार ये करते रहता हूँ, अगर आप देखोगे तो मेरी एनालिसिस चलती रहती है। और अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट टाइम भी इसमें एनालिसिस किया हुआ है, और जिस तरीके की हमारी एनालिसिस थी उस तरीके से ही अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न वो बन रहा है। हमने देखा था कि लास्ट टाइम ये जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो उसका रेजिस्टेंस था वो एक्ट हुआ, एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट को रीजन चाहिए मार्केट में फॉल लाने के लिए और बुल रन लाने के लिए। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर तो किस तरीके का फॉल आया है। और अगर हम देखें, मैं अगर आपको बताऊं कि लगभग मार्केट के अंदर आज की डेट में 5% का करेक्शन आया है। ये बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे सेम केस में इसकी बात करें हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट आई है। लगभग 10% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो लार्ज कैप कंपनीज है निफ्टी फिफ्टी की, वो कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है आज के टाइम में। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है, इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो जा रहा है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की, और उसके अंदर जो स्टॉक्स है दोस्तों उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिला है लास्ट कुछ दिनों में। और अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली यही होता है कि जो निफ्टी इंडेक्स है अगर उसके अंदर 1% 2% का करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं उससे डबल करेक्शन जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है, मिड कैप इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। अभी अगर हम पहले वाले जो इसकी बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो वो उस तरीके से वर्कआउट किया है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 17,025 से लेकर के 17,300 तक का, ये एक बेसिकली सपोर्ट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ। और जो हमारा जो इंडेक्स इंडेक्स जो है स्मॉल कैप इंडेक्स, ये अभी फिलहाल उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि अगले हफ्ते ये इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है क्या। अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है दोस्तों वो इस रेंज में बन रहा है, जो कि है 15,686 से लेकर के 14,975। तो ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। हाउएवर मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पुल बैक करेगा, और एक बुलिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके का एक हमें मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस जो है वो दोस्तों बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर है। बट स्टिल मार्केट है, हम कुछ कह नहीं सकते। अभी अगर आप देखोगे तो जो हमारे ग्लोबल मार्केट्स में हम जाते हैं तो यूएस में अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल यूएस में काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है उनके इंडाइसिस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेटाज आने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर ही देखिए इस तरीके के डेटाज आने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का आने वाला है, यूजर यूएस ट्रेजरीज का अपडेट आने वाला है, उसके बाद की इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, यूएस इन्फ्लेशन डेटा। तो इस तरीके के जो डेटाज आने वाले हैं जो कि आएंगे कुछ दिनों में, तो उसके वजह से जॉल्ट्स का जॉब ओपनिंग्स है, उसकी वजह से इनका जो मार्केट है ये बिहेव करेगा। अब हमें ये देखना है कि उनके जो डेटा आने वाले हैं वो किस तरीके का आता है। जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक उस पर कमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो नैस्डैक में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट नैस्डैक के अंदर है। अपना जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड है अगर आप देखोगे तो ये अभी फिलहाल स्टेबल है 4.23 4.2323 के आसपास, वो इस जगह पर स्टेबल रह रहा है। वहीं अगर हमारा जो यूएसडी आईएनआर है, अब उसने जो है लगभग लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप यूएसडी आईएनआर की बात करें, जैसे जैसे यूएसडी आईएनआर बढ़ते जाता है उसकी वजह से जो
इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में हमें थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। बट अगर आप देखोगे कि अभी 50% का टैरिफ लगने के बाद जो ये जो फायदा हमें यूएसडी के मजबूत होने से और इंडियन रुपी के कमजोर होने से मिल रहा था, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इश्यू है दोस्तों। और यूएसडी आईएनआर जो है, मैं पहले से बोल चुका हूँ कि यूएसडी आईएनआर जो है लगभग 100 रुपीज का मार्क आप देखोगे ही देखोगे बहुत जल्दी। और अभी फिलहाल ये उसी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो इसने अपना लाइफ टाइम हाई आज ही ब्रेक किया हुआ है, जो कि लगभग 87 रुपीज 90 पैसे के आसपास था। और अभी देखो 97 पैसे के आसपास, अभी ये जो है लगभग 88 रुपीज 15 पैसे के आसपास चल रहा है, और इसने हाई मारा है 88.30 पैसे का। अब यहाँ से मान के चलो जो आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है यूएसडी आईएनआर का, वो लगभग 91 90.52 से लेकर के 91 रुपीज तक का डेफिनेटली टारगेट हमें देखने को मिलेगा यूएसडी आईएनआर के इसमें। तो अभी फिलहाल जो है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली पड़ेगा। जो एफआईआई अभी तक सेलिंग कंटिन्यूअसली कर रहे थे, वो और ज़्यादा कंटिन्यूअसली सेलिंग करेंगे, क्योंकि अब उन्हें जो उनकी वैल्यू, उनकी जो रिटर्न्स है जो स्टॉक मार्केट से उनको मिलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस, जो रुपी जो वीकन हो रहा है, उसकी वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें और ज़्यादा एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल सकती है। हाउएवर अगर आप देखोगे यहाँ पर, एफआईआई की सेलिंग तो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा सेलिंग की है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो लगभग लास्ट 1 वीक में ही इन्होंने 21,000 का सेलिंग किया है, और लास्ट 30 डेज में लगभग 53,000 का सेलिंग किया है। वहीं अगर डीआईआईज की बात करें दोस्तों, तो डीआईआईज जो है ये डेफिनेटली जितना भी सेलिंग आ रहा है एफआईआईज की तरफ से, उसे एब्जॉर्व कर रही है। और एब्जॉर्व इस तरीके से कर रही है, लगभग 2x के रेशियो में एब्जॉर्व कर रही है। जहां पर एफआईआईज की सेलिंग 53,000 के आसपास हुई है, वहीं डीआईआईज ने नेट परचेज जो किया दोस्तों, लगभग 1,03,030 करोड़ के आसपास का किया हुआ है इन्होंने, लगभग 2x के आसपास। इसी वजह से दोस्तों ये जो निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, सिर्फ 5% की जो गिरावट है, जिसको हम सिर्फ एक स्मॉल करेक्शन बोलेंगे, कहीं ना कहीं वो इसी वजह से है। अगर इस तरीके से एफ आई डी आई आई सपोर्ट ना करते, तो आज निफ्टी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता था। तो ये एक रीज़न है कि एफ आई आई का सेलिंग और डी आई आई का लगभग डबल बाइंग कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और उसके तरफ से जिस तरीके का प्रेशर बनना चाहिए ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से या ग्लोबल क्यूज की वजह से, वो नहीं बढ़ रहा है। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर यही है कि निफ्टी जो है अपना इस सपोर्ट लेवल को डेफिनेटली टेस्ट करेगा, जो कि 24,200 से लेकर के 23,800 के आसपास मुझे नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेटली इस सपोर्ट लेवल को टच करेगा, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो दोस्तों, वो भी कुछ अगले हफ्ते शायद थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, और इस सपोर्ट को टेस्ट करेगा और देन ऊपर जा सकता है। चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन हो, बट अगर हो भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। ये रिकवरी के लिए आगे बाउंड है दोस्तों, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमें देखना है कि ये कब रिबाउंड करता है यहाँ से। डॉलर इंडेक्स में देखेंगे दोस्तों, तो डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। और इससे फ़ायदा हमें होगा ही होगा डेफिनेटली। बट अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट करेगा। यहाँ से ये जो है ये इसका एक सपोर्ट लेवल बना है, और ये यहाँ से फ़िलहाल कंसोलिडेट ही करेगा दोस्तों। गोल्ड के बारे में अगर डिस्कशन करें दोस्तों, तो गोल्ड में तो हमने ये लास्ट टाइम जब एनालिसिस किया था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से शायद ब्रेकडाउन आ सकता है गोल्ड के अंदर। लेकिन जो सिचुएशन जिस तरीके से बन रही है, ट्रम्प के तरफ से जो भी डिसीजंस आ रहे हैं, जो कि जिस मतलब बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन डिसीजंस ले रहा है वो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है वो सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, और गोल्ड इज वन ऑफ द सेफर इन्वेस्टमेंट। तो दैट्स वाई गोल्ड में जो गिरावट एक्चुअली होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और वो फिलहाल कंसोलिडेट करके अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी बार इसने जो है रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, एक यहाँ पर टेस्ट किया है, एक यहाँ पर टेस्ट किया है, यहाँ पर भी टेस्ट किया है ना। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों गोल्ड में हमें एक और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग
मुझे लगता है कि यहाँ से और 10% के आसपास जाएगी। और गोल्ड का लेवल जो है हमें 3700 तक भी देखने को मिल सकता है। मैं यूएस डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से 3700 यूएस डॉलर्स तक भी हमें देखने को मिल सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल जो है अपना ब्रेकआउट लेवल पे ही खड़ा है। लेकिन यही है कि इसका जो हाई है 3500 का, ये उसने ब्रेक करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 डेज में, मंडे या ट्यूसडे को, आपको ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आ जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि ऑलरेडी हमारे वीडियोस के थ्रू या पोर्टफोलियो में हमने लिया हुआ है। और हम वो सारे अ, मतलब स्टॉक्स जो है उसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ लोगों की जो क्वेरी है बीएससी, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, किसी ने बीएससी के बारे में पूछा है। देखो, बीएससी में अभी जो सेबी की तरफ से एक आया था, कुछ न्यूज आई थी सेबी की तरफ से, उसकी वजह से जो है दोस्तों इसके अंदर वो गिरावट आई है। वो न्यूज क्या थी, मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार। कुछ तो न्यूज था, रिलेटेड था इससे, सेबी के रिलेटेड था वो। बीएससी स्टॉक न्यूज। हाँ, ये रहा यहाँ पर। नहीं, ये नहीं था। इसके जो न्यूज आया था दोस्तों, ये इस दिन में आया था। मुझे याद है, क्योंकि बीएससी के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट था, और लगभग 25,000 के आसपास, 2500 के आसपास मैंने सेल किया था। जस्ट वो न्यूज़ आने से पहले ही मैंने सेल किया था, और उसके बाद एक सडन ड्रॉप उसके अंदर देखने को मिला। मैंने इसी दिन आई थिंक सेल किया हुआ है। शायद इस तरह, हाँ, इस दिन मैंने सेल किया हुआ है और इसी दिन वो न्यूज़ आई थी। राइट, इस दिन 8, सॉरी, नॉट 8 जुलाई यार। 21 अगस्त को मैंने सेल किया था। तो उस दिन कुछ न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से ये गिरा हुआ था। मतलब मेरे पास ज़्यादा स्टॉक्स नहीं थे, बहुत कम स्टॉक्स थे वो। खैर, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट हाँ, उस दिन कोई न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से जो है ये स्टॉक जो है गिरा था, और काफ़ी अच्छा गिरा था एक ही दिन में। तो इस वजह से जो है ये फॉल आपको देखने को मिल रहा है। उस दिन बीएसई के साथ साथ एंजल वन भी गिरा था। दोनों स्टॉक गिरे थे। एंजल वन में भी ये देखिए इस तरीके की गिरावट आई थी। और हाँ, ये रहा। ये जो है ये एक न्यूज़ थी। सेबी डिस्कसिंग प्रपोजल फॉर ओनली मंथली एक्सपायरीज, और इंडियन रेगुलेटर मूव्स मोर स्टेप्स टू कूल ऑप्शन मार्केट, कर्ब रिटेल इन्वेस्टर लॉसेस। रिटेल इन्वेस्टर के लॉसेस को बचाने के लिए जो है इंडियन, मतलब सेबी जो है वो कुछ प्रपोजल्स ला रही है एक्सपायरीज को लेकर के। इस तरीके की न्यूज आई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर ऑप्शंस में या एफ में कुछ भी चेंजेस आती है सेबी की तरफ से, तो इससे कहीं ना कहीं जो ब्रोकर्स हैं, और खास करके रेगुलेटर्स लाइक बीएससी एंड एनएसई, तो इनके जो रेवेन्यूज है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस वजह से ये जो है मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, और यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था। तो बीएससी में दोस्तों अभी फिलहाल तो फॉल कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है बीएससी के अंदर। अगर मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूँ तो अगर आप देखें तो मुझे नेक्स्ट रजिस्टर सपोर्ट लेवल जो नज़र आ रहा है दोस्तों, वो इस जगह पर नज़र आ रहा है। और ये 2000 से 2000 से लेकर के 1945 लेवल्स तक जा सकता है फिलहाल। अगर उस टाइम में मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती है तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए।
यहाँ से इस तरीके से आ करके यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है ये। लेकिन अगर मार्केट में नेगेटिविटी बनी रही तो ये ब्रेक करके यहाँ से नीचे भी जा सकता है, और फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा दोस्तों वो 1200 के आसपास रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसको हमें उसी तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि अभी फिलहाल बेरिश वाइज में है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी फिलहाल अवॉइड करना ही बेटर होगा दोस्तों इस स्टॉक को। अगर किसी ने लिया हुआ है तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप रख सकते हो तो कोई इशू नहीं है। बीएसई इज अ वेरी गुड कंपनी, और आज नहीं तो कल तो रिटर्न्स देगी ही देगी। नेक्स्ट अभी किसी ने पूछा है दोस्तों, ऑरो लैब्स का क्या हो गया। देखो, ऑरो लैब्स इज वन ऑफ माय प्राइम इन्वेस्टमेंट। ओके, मैंने बहुत क्वांटिटी में लेकर रखा हुआ है और मैं होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे ऑरो लैब्स के जो चार्ट है, इसमें बेसिकली दिक्कत यही है कि इनका जो ट्रांजिशन था, वो ट्रांजिशन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और इनका जो नया प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये जो CWIP चल रहा था इनका, वो भी कंप्लीट होकर के वो भी आगे बढ़ चुका है। मतलब अभी वो उसको ले, मतलब उनका जो प्लांट है वो चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वार्टर में हमें जो है इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा रेवेन्यूज में। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल्स में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये हमारा ऑरो लैब्स है। क्योंकि उस दिन काफी सारा मार्केट में गिरावट आया था, उसी का इम्पैक्ट है कि दोस्तों ये जो सपोर्ट लेवल है वो टूट करके अभी ये नीचे आया है। तो और अगर आप देखोगे तो ये इसी तरीके से फॉल होकर के यहाँ पर देखिए, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से फॉल होकर के ये ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, वो इसी लेवल पे नजर आ रहा है। ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल जो है दोस्तों, ये एक सपोर्ट लेवल की तरह वर्कआउट करेगा, जो कि स्टैंड करता है 204 टू 193 तक। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो देर इज अ चांस कि फिर से यहाँ पर एक हमें बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है। टिल देन, लेकिन ये कितना टाइम लगेगा इसको ये भी देखना जरूरी है। देखिए, सितंबर मंथ तो आ ही गया है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक से सितंबर मंथ चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स आना चालू हो जाएगा नेक्स्ट अक्टूबर मंथ से। उस पीरियड तक जो है दोस्तों, ये फिलहाल जो है अभी ये इसी रेंज में, ये जो बॉक्स है इसी रेंज में ही इसने घूमना है, इसी रेंज में ये घूमेगा। और फिर यहाँ से जब उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब उसके बाद देर इज अ चांस कि यहाँ से हमें जो रिजल्ट्स, जो रिटर्न्स हमें चाहिए औरो लैबोरेटरीज के अंदर, वो औरो लैबोरेटरीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो अपने हाई से ये फिलहाल अभी 28% डाउन चल रहा है। और हमारी जो बाइंग प्राइस है, मेरी खास करके जो बाइंग प्राइस है दोस्तों, वो लगभग 240 से 250 रुपीज के आसपास है। तो ये मेरी बाइंग प्राइस से भी काफी नीचे चल रही है अभी। अभी फिलहाल लगभग देखोगे आप तो लगभग 15 to 20% डाउन चल रहा है ये, मेरी बाइंग प्राइस से भी। बट स्टिल मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा ग्रोथ औरो लैब्स के अंदर मुझे देखने को मिलेगा। और मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है 423 रुपीज का, वो डेफिनेटली अचीव होगा दोस्तों। ये काफी हद तक मतलब अचीव हो जाएगा FY 2026 के आसपास, मार्च महीने में, मतलब अगले साल मार्च महीने तक डेफिनेटली इसमें हमें काफी अच्छा पोटेंशियल मोमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है फ्लूडोमैट। फ्लूडोमैट के बारे में मैं अभी यही बोलूंगा कि फ्लूडोमैट जो है दोस्तों, उसका रिजल्ट लास्ट क्वार्टर का खराब आया था, और ऑफ सीजन का रिजल्ट था उसका वो। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो सेलिंग हमें देखने को मिली इस जगह पर, देखो वॉल्यूम, देखो 1,55,000 शेयर्स का वॉल्यूम है इसके अंदर, एक ही दिन में आया है। तो जितना भी सेलिंग प्रेशर आया था इस स्टॉक के अंदर, वो एक दिन में ही, एक हफ्ते में ही वो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हफ्ते में 20,000 का सेलिंग प्रेशर वॉल्यूम देखने को मिला, और वो एब्जॉर्ब हो गया दोस्तों। इस तरह का वॉल्यूम हो करके भी अगर फॉल ज्यादा नहीं हो रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन होता है। और अभी ये डिविडेंड भी देने वाली है। 19 सितंबर को इनका एक्स डिविडेंड डेट है, 7.5 रुपए का डिविडेंड है। मतलब अगर आप देखोगे 1,000 रुपए में लगभग 0.75% का डिविडेंड ये पे कर रही है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अब यहाँ से जो है एक इस तरीके का पैटर्न, राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिल सकता है, इस तरीके का राउंडिंग पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है।
और ये जो है अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों इस जगह पर वर्कआउट करेगा, है ना। ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है देन देयर इज अ चांस कि यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न हमें फ्लूडोमैट के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 2000 लेवल्स तक भी हम फ्लूडोमैट को देख सकते हैं। हाउएवर यहाँ पर एक चीज है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने चाहिए दोस्तों। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट्स आए थे वो नॉट अप टू द मार्क थे। लगभग 12 करोड़ का सेल्स था, जो कि लास्ट जून से भी कम था और लास्ट मार्च से तो बहुत ज्यादा कम था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है वो हमेशा जो है दोस्तों बाकी क्वार्टर के मुकाबले खराब ही आता है। जैसे कि ये जून देख लीजिए 9 करोड़ के आसपास, ये जून देख लीजिए 13 करोड़ के 12.5 करोड़ के आसपास, ये जून देख लीजिए 15 करोड़ के आसपास और ये जून देख लीजिए 12 करोड़ के आसपास। वहीं मार्च का अगर हम देखते हैं तो 20 करोड़ के आसपास है। ये वाला ये वाला मार्च 15 करोड़ और ये वाला सितंबर 19 करोड़ के आसपास है। सेम चीज सितंबर 14 करोड़, मार्च 14 करोड़, जून में थोड़ा सा गिरावट। तो क्योंकि ये ऑफ सीजन का रिजल्ट आया है तो इसके वजह से ही यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। अदरवाइज ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। और मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसमें बिलीव करता हूँ इस स्टॉक के अंदर। वैसे तो इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा चांस हमें देखने को मिल सकता है, एक अच्छी रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है काफी ज्यादा प्रोज है इसके अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं तो अभी फिलहाल होल्ड ही कर रहा हूँ इस स्टॉक को, मैंने तो सेल नहीं किया हुआ है। और मैं इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा इसके लिए मैं वेट करूंगा दोस्तों, और डिविडेंड के लिए तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं करूंगा। अब जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस लेवल को चेकआउट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो इस लेवल पे और अगर एडिशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं अब जैसे कि पर्सनल लेवल पे मैं करूंगा कि अब मैं 950 टू 1000 लेवल्स के आसपास मैं इसमें और थोड़ा इन्वेस्टमेंट में ऐड करूंगा इस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट है रिलायंस, एक्सिस और टीसीएस, तीनों के बारे में जानना चाहते हैं आप? रिलायंस, एक्सिस और टीसीएस। रिलायंस का तो आज एजीएम था और एजीएम में काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली। रिलायंस आईपीओ लेकर आने वाला है अपना, रिलायंस जियो का। अगर आप देखोगे तो देखिए रिलायंस जो है दोस्तों ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने लास्ट 1 ईयर में कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया हुआ है। अगर हम देखें आज की डेट है 21 सॉरी 25 अगस्त है। अगर हम लास्ट अगस्त से देखें तो नेगेटिव में है, उससे लास्ट अगस्त से देखें तो स्लाइटली पॉजिटिव है, लाइक 5 to 10% का पॉजिटिव दिख रहा है। तो फिलहाल तो रिलायंस में मुझे कुछ ऐसा होप नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और अभी फिलहाल ये नेगेटिव ही जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे दूसरे किसी वीडियो में। पर्सनली अगर आप बोलोगे तो मैं तो अभी फिलहाल बिल्कुल भी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मूड में नहीं हूँ। अगर आप देखोगे तो इस जगह पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, और रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इस जगह पर सपोर्ट लेकर के हो सकता है कि ऊपर जाए, प्रोवाइडेड कि इनकी जो रेवेन्यूज है वो अच्छी आई और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो सारी चीज़ें बेटर हो तो ही यहाँ पर कुछ हो सकता है दोस्तों। अदरवाइज ये तो फिलहाल कंसोलिडेशन में और बहुत थका हुआ स्टॉक है, हमेशा थकते रहता है। तो मैं तो फिलहाल अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस के बाद एक्सिस, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखें दोस्तों तो एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। इनका जो रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर का वो अप टू द मार्क नहीं था, जिसकी वजह से ये फॉल हमें देखने को मिला। और अभी जैसा कि हमारे यहाँ पे जो रेपो रेट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रही हैं, तो उसका ना कहीं इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करके चले तो ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि बैंकिंग में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन अगर आपको दूसरा कोई बैंक देखना है तो आईडीबीआई बैंक जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है अभी। अभी फिलहाल मैं जो है इसमें एक्यूमुलेशन फेज में हूँ मैं। अभी मैं फिलहाल एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है।
और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो इस तरीके से ये ऊपर जा सकता है। बाकी इसके जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्ट भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स में भी अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है। लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर था, बट नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में शायद अगर कुछ अच्छा आ जाए तो। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरीके का एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। उसके बाद है टीसीएस। अभी आईटी में फिलहाल मेरे हिसाब से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, आईटी में अभी बहुत दिक्कत है। और देखो किस तरीके से फॉल आया है मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आईटी को अवॉइड करें तो बेटर है। हाँ लेकिन इतना है कि अगर नेक्स्ट कुछ वीक्स में ये अपने मूविंग एवरेज से अगर अबव क्लोजिंग देता है और वो भी वॉल्यूम के साथ देता है, तो देन देयर इज अ चांस कि इसमें बुलिश रन आ सकता है। अब इसके जो फंडामेंटल्स है दोस्तों वो भी थोड़े से कहीं ना कहीं वीक हुए हैं टीसीएस में, क्योंकि टीसीएस में आप कुछ ग्रोथ करने लायक वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर वो लोग सिर्फ अपनी सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव या कुछ नया ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कि कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली, कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो स्टैग्नेंट हो गई है। इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं दोस्तों टीसीएस के अंदर इस तरीके का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा तो अभी इसके अंदर कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज इसमें एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करनी होती है कोई भी कंपनी के बारे में। हम ऐसे शॉर्ट में निपटा नहीं सकते इसको, अगर शॉर्ट में निपटाएंगे तो डेफिनेटली हम सही डिसीजन ले नहीं पाएंगे। बट फिलहाल मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो टीसीएस को अवॉइड करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है शांति गोल्ड, कैन बी बाय एट करंट लेवल्स। ओके, तो शांति गोल्ड में देखो इसके फंडामेंटल्स तो मैं जानता नहीं हूँ, मैंने ये कंपनी के बारे में पहली बार सुना एक्चुअली। मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। आई थिंक ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ना, तो जब तक इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस ना किया जाए। और मेरा एक बिलीफ सिस्टम यही है कि मतलब मैं जो है रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें फॉल आता ही है दोस्तों। अगर आप देखोगे ये देखो 250 रुपीज़ के आसपास का शायद इसका लिस्टिंग हुआ, 230 रुपीज़ 250 तक गया, एंड देन सडनली अभी ये 200 अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड कंपनीज होती हैं दोस्तों, और इसकी वजह से मैं ना अवॉइड करता हूँ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने से। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और थोड़ा वेट करना चाहिए, इसको थोड़ा स्टेबल होने देना चाहिए, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन इट। ठीक है, योर व्यूज ऑन जेनबुर्ग। ओके, जेनबुर्ग फार्मा। देखो जेनबुर्ग एंड ऑरो लैब्स, ये जो दो कंपनीज हैं इस पर इन पर जो है टैरिफ्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों कंपनीज का जेनबुर्ग जो है उनका जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वो लगभग 82% डोमेस्टिक से आता है। आप देखो यहाँ पर इन पे दिया हुआ है, रेवेन्यू ब्रेकअप दिया हुआ है FY23 का। अगर आप देखो 82% डोमेस्टिक है, 18% एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी मेरे ख्याल से ये यूएस में नहीं करते हैं, कहीं और करते हैं। कहाँ करते हैं वो भी अगर इसमें लिखा हो तो पता चल जाएगा। अक्रॉस 13 कंट्रीज करती है, बट यूएस में मेरे ख्याल से नहीं करती है शायद, मैंने जहाँ तक इसकी डिटेल स्टडी करी थी यूएस का नाम नहीं था इसके अंदर। तो इसका जो है ना टैरिफ्स का इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं दोस्तों वो नॉट अप टू द मार्क थे, मतलब मार्च क्वार्टर से थोड़ा डाउन चल रहा था क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन वाई ऑन बेसिस पे अच्छा आया। बट प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है जो दोस्तों वो कम हुआ। तो इसके पीछे रीजन हो सकते हैं कि रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस एंड ऑल वो सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो भी लगभग 3 करोड़ से बढ़ गई वही सेम जून क्वार्टर में। तो उसकी वजह से ये जो नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस जो है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हुई है, इसकी वजह से दोस्तों ये इस तरीके का फॉल हमें देखने को मिला है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो
अपना जो रिसेंट टारगेट था वो रिसेंट टारगेट तो इसने अचीव किया, एंड देन वहां से थोड़ा सा ब्रेकआउट नहीं ले पाया ये। ब्रेकआउट लिया भी बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो अभी फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि फिलहाल तो थोड़ा सा बेरिश बायस है इसके अंदर। अब ये कहाँ तक टूटेगा, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वाला एक सपोर्ट था यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल जो है अगर आप देखोगे तो ये उससे भी नीचे चल रहा है ना। ये सपोर्ट से भी नीचे चल रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये थोड़ा सा बेरिश बायस रहेगा इसमें अंदर, और चांसेस है कि यहाँ से ये और भी नीचे जा सकता है दोस्तों। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक को, वेट करना चाहिए। लेट इट क्लोज अबव 1174, है ना। 1200 लेवल्स के अगर ऊपर ये क्लोजिंग देता है देन देयर इज अ बुलिश रिवर्सल पॉसिबल। यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा सकता है, या फिर ये फिर नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर है दोस्तों, 936 के आसपास वो यहाँ पर भी सपोर्ट लेगा दोस्तों। बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर अगर आप देखोगे दोस्तों तो अभी फिलहाल तो इसने ब्योरिश बुलिशनेस दिखाई है। वो इसके लिए क्योंकि अभी फिलहाल लास्ट कुछ 4-5 हफ्तों से कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस जो है एफएमसीजी बिजनेस, उसमें काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिली है। अगर आप देखोगे एफएमसीजी, जो अगर आप देखते हो निफ्टी एफएमसीजी, अगर इंडेक्स देखोगे दोस्तों तो इसमें जो है एज कम्पेयर टू निफ्टी, इसमें उस तरीके की गिरावट हमें देखने को मिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है एफएमसीजी स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो बजाज कंज्यूमर हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, या फिर यूनिलीवर हो, इस तरीके के जो भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। अगर आप देखोगे तो इनकी जो ईपीएस है बजाज कंज्यूमर में, लास्ट 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छी ईपीएस हमें देखने को मिली है। और अगर आप देखोगे लास्ट 8 क्वार्टर्स में तो काफ़ी गिरावट इनके ईपीएस में हमें देखने को मिला है। अगर आपको याद होगा मैंने बजाज कंज्यूमर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैंने किया था इस स्टॉक के अंदर, 200 रुपीज़ के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट था। थोड़ा सा एग्जिट किया, फिर नीचे जब आने लगा तो मैंने थोड़ा पूरा एग्जिट कर दिया था उस टाइम में। और फिर वहाँ से मैंने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के लिए मैंने बताया था कि किस जगह पर वो सपोर्ट लेवल रहेगा उस वीडियो के अंदर। और उसी सपोर्ट लेवल से दोस्तों अभी ये फिलहाल जो है बुलिश रिवर्सल हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये बुलिश रहेगा, और चांसेस है कि अब यहाँ से जो है नेक्स्ट 300 का लेवल हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। पर्ल पॉलीमर। पर्ल पॉलीमर इज वन ऑफ माय पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत पहले मैंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर आप लोग को याद होगा दोस्तों, तो जब पर्ल पॉलीमर लगभग 40-45 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि मैं इस स्टॉक को एग्जिट कर रहा हूँ 40 रुपीज़ के आसपास। मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में अनाउंसमेंट की थी इसको लेकर के। और जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा क्यों मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल था दोस्तों, जिस तरीके से इसने परफॉर्म करना चाहिए था, ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी लास्ट जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है पल पॉलीमर में। तो इसी का इम्पैक्ट है कि ये जो है ये पॉजिटिव थोड़ा सा अभी चल रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना सही नहीं होगा इसके अंदर। और थोड़ा सा एक पेनी स्टॉक के हिसाब से जैसा हम 5 to 10% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने उसी हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उतना कुछ खास बिजनेस में ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही है। वो एक ही रेंज में 5-6 करोड़ के आसपास का उसका ये कर रहा है। हाउएवर, अगर किसी को पेनी स्टॉक अगर देखना है तो सुपर टैनरी एक स्टॉक है जो कि कंसोलिडेशन में है। लेकिन उसकी भी एक अपनी दिक्कत है। उसकी दिक्कत ये है दोस्तों कि सुपर टैनरी में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा उसका ये आ रहा है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा थिन मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। और काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी अगर आप देखोगे इसके अंदर देखने को मिला है। और शेयर प्राइस के अंदर अगर आप देखोगे
कंपनी जो है दोस्तों वो 92 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखोगे लगभग 67 करोड़ का। मतलब मार्केट कैप का लगभग 60 to 70% जो है इनका क्वार्टरली रेवेन्यू है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, मार्जिन देखो 5 करोड़, 8% से भी मतलब बढ़ नहीं रहा है मार्जिन। 7%, 6%, 7% के लेवल्स पे ये जो मार्जिन है ये रह रहा है दोस्तों। इसी वजह से इन्वेस्टर जो है वो मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, 60 करोड़ का रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ का है। तो इस स्टॉक में कहाँ से इन्वेस्टर पैसा डालेंगे? तो कहीं ना कहीं अगर इनके प्रॉफिट में ग्रोथ होता है, अगर आप देखोगे मंथली ईयरली टर्नओवर देखोगे दोस्तों लगभग 285 करोड़ का है। मतलब अपना मार्केट कैप से काफी बेहतर है इसका टर्नओवर, उतना कैश आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 21 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 7% का है दोस्तों। तो ये एक इश्यू है। अगर ईपीएस देखोगे तो 0.62 है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर अर्निंग्स पर शेयर में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत है ना। वहीं अगर आप एसेट्स और ये सारी चीजों में देखते हो तो उसमें भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। देखो 101 अदर एसेट्स में वही 150 करोड़ के आसपास है, और फिक्स एसेट जो है दोस्तों लगभग 10 साल में सिर्फ 50% से बढ़ी है। तो रिटर्न ऑन एसेट एंड आरओसी जो है वो उतना ज्यादा कंपीटिंग नहीं है। तो इसकी वजह से इस स्टॉक में दोस्तों अभी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन पेनी स्टॉक है, कभी भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम इसे होल्ड करके रखें लगभग 4-5 साल के लिए तो शायद इसके अंदर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए और ये स्टॉक जो है वो वापस अपने जो बुलिश रन है उस पर चले जाए दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वोकार्ड फार्मा। वोकार्ड फार्मा के बारे में शायद हमने नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स में, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। और वहां पर हमने देखा हुआ था कि ये मतलब अच्छा खासा रैली दिखा रहा है। बट मुझे लगता है कि अब इसकी जो रैली है ये अब ओवरबॉट जोन में आ चुका है। और यही जो है दोस्तों ये ओवरबॉट जोन है इसका। अगर आप देखोगे इसके कैंडल्स में देखोगे तो इस कैंडल का लो जो है दोस्तों वो लगभग 1441 का है, और इस कैंडल का जो लो है दोस्तों वो 1411.1। तो सॉरी, इस कैंडल का लो जो है वो 1441 का है और इसका 1411। तो कहीं ना कहीं ये जो है स्टॉप लॉस है। अगर आप देखोगे तो इसने स्टॉप लॉस को ब्रेक किया है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा बेयरिशनेस हमें देखने को मिल सकता है, और वो वापस जो है दोस्तों ये अपना सबसे पहला टारगेट तो इसका सिंपल मूविंग एवरेज का रहेगा जो कि 1100 के आसपास है। अगर वो भी ब्रेक करता है देन देर इज अ चांस कि ये वापस नीचे आकर के 900 लेवल्स टू 700 लेवल्स तक आ सकता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल किसी ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही टाइम नहीं है। उसके बाद है चंबल फर्टिलाइजर। ऑलराइट गाइस, तो चंबल फर्टिलाइजर में देखिए हमने इस जगह पर ऑलरेडी चंबल में इन्वेस्ट किया हुआ है। 525 रुपीज के आसपास इन्वेस्ट किया था। 650 रुपीज के आसपास हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो हमने एग्जिट कर दिया। देखो यहाँ पे ओवरबॉट जोन भी लिखा हुआ है। हालांकि जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा आया है इसका। और उसके बाद भी काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला है इसके अंदर। बट बीच में आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं या फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसमें काफी ज्यादा अ, अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। चाहे वो ये हो पारादीप फॉस्फेट्स हो, या फिर एग्रोफॉस हो, या फिर और भी जो है जुआरी एग्रोकेम हो। जुआरी एग्रोकेम आपको याद होगा 200 रुपीज की बाइंग है, अभी 380 रुपीज पे चल रहा है ना। तो अच्छा रिटर्न हमें उसमें भी देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जो चंबल फर्टिलाइजर से ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसमें उतना ज़्यादा खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता अगले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अवॉइड करना बेटर रहेगा।
उसके बाद है मोल, मैकमोनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। मैकमनी के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा मतलब रैली भी देखने को मिला हमें। बट अभी फिर वही मार्केट में जो फॉल आया उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें भी वो चीज़ इम्पैक्ट करी है। और उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कशन भी किया था कि देखिए इस लेवल के आने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, और सेम कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है अभी इसके अंदर। हालांकि इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये अब फिलहाल जो है मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पर, इस जगह पर इसका एक सपोर्ट लेवल रहेगा। और 80 रुपीज़ के आसपास से री एंट्री इसमें कर सकते हैं हम लोग, एक अच्छे लॉन्ग रन के लिए 145 के लॉन्ग रन के लिए हम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें है। और मैंने बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी 100 रुपीज़ के आसपास, मैंने पार्शियल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की थी। अब यहाँ से नीचे मैं 80 रुपीज़ के आसपास फिर से री एंट्री करूंगा, लेकिन मैं अभी वेट करूंगा जब तक 80 रुपीज़ नहीं आता, तब तक थोड़ा वेट करूंगा। या फिर हम स्लो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अभी जैसे 89 रुपीज़ के आसपास, सॉरी 90 80, अभी 81 रुपीज़ चल रहा है ना। हाँ, तो और थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने के लिए हम थोड़ा वेट कर लेंगे, 80 रुपीज़ 78 रुपीज़ के आसपास हम लोग एक्यूमुलेशन इस स्टॉक के अंदर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है गणेशा इकोस्फीयर। गणेशा, ये तो इस कंपनी के बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है फंडामेंटल्स को लेकर के। एक बार फंडामेंटल्स एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है इस कंपनी का। अभी तो फिलहाल ये फॉल में है, मुझे अगर इन्वेस्ट किया है तो अभी फिलहाल तो फॉल में है ये, और कंटिन्यूअसली फॉल में रहेगा ये मुझे लगता है। अभी अवॉइड करना ही बेटर होगा इस स्टॉक को, टेक्निकल से देख करके ही पता चल रहा है। तो वो कैसा है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है बट मोमेंटम जो है वो वैल्यूएशन और मोमेंटम स्कोर जो है वो थोड़ा सा डाउन है। पी जो है हाई इन इंडस्ट्री है। ईपीएस में थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंसेसस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का दिखा रहा है, करंट ईपीएस 40.8 का है, मतलब जो एवरेज एस्टीमेट है उससे कहीं ज़्यादा इसका करंट ईपीएस है। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों है, बिकॉज यहाँ अगर आप देखोगे तो जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। उल्टा यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये सारी चीज़ें हैं ये पूरा डाउन ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है। बट क्यों इतना कंसेसस इसको बुलिश लेकर के चल रहा है? अगर आप देखोगे यहाँ पर एफआईआई होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में भी डिक्रीज हमें देखने को मिला है, प्रमोटर प्लेज बढ़ा है, क्यों है इतना? आई डोंट अंडरस्टैंड। 21 जुलाई को बाइंग कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई है इसके अंदर। ठीक है। चार्ट देख करके तो मुझे थोड़ा सा इसमें अभी डाउट है, मुझे लगता है कि इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी गिरावट की बात करें तो लगभग अभी ये जो है इसका सपोर्ट लेवल बन सकता है तो इस जगह पर ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है 800 से 1100 के आसपास। मैं तो फिलहाल अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। उसके बाद है एथर, एथर इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, आज ही एथर इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली है। ये जो इस तरीके का जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, और ये देखिए इस सपोर्ट जोन में ये कॉन्सोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो जोन है ये बेसिकली एक एक्यूमुलेशन जोन है। और अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में और बाकी सारी चीज़ों में तो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं एथर इंडस्ट्रीज वाले। और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज अभी फिलहाल जो है ये एक्यूमुलेशन के जोन में है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट 60 डेज में, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 60 डेज में हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट 1000 के आसपास का रहेगा। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है इस स्टॉक में। हालांकि मेरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अभी भी इसमें इंटैक्ट है और मैं होल्ड करके हूँ, लेकिन बहुत परेशान कर रहा है ये स्टॉक, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है।
वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अदरवाइज अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स वगैरह इसके काफ़ी बेटर हैं, रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग डिलीवरी वगैरह परसेंटेज भी बहुत ज़बरदस्त रह रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह इंप्रूव हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। रेवेन्यू सिर्फ 1 करोड़ का ये था, और इसमें डिटेल्स में आप जाओगे तो आपको मेरी एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी उसके अंदर। अगर आप देखोगे लगभग 30% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, 250 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में है, अच्छा ग्रोथ है। और इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। फिक्स एसेट देखिए उन्होंने 284 करोड़ का परचेज किया हुआ है। कैपिटल इन वर्क इन प्रोग्रेस जो है लगभग 138 करोड़ का है। तो ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं दोस्तों पे ऑफ करेगी ये, और डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अगर होल्ड करके चलें, आने वाले 2-3 साल के अंदर ये स्टॉक जो है दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है ना 1300 टू 1400 का लेवल्स हमें बहुत जल्द दिखाएगी दोस्तों। एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा बुल रन हमें एथर इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकता है। पेटीएम, पेटीएम करो, पेटीएम। पेटीएम को मैं एक्चुअली ये नहीं करता हूँ, मैं मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है भी नहीं इसके अंदर। तो अब जैसा कि चार्ट में देख सकते हैं हम लोग, इम्प्रूवमेंट तो है, बुलिशनेस दिखाई दे रही है हमें। हम इस कंपनी का वो देख लेते हैं एक बार। कंपनी इस बार पहली बार प्रॉफिट लेकर आई है कंपनी में, तो लास्ट कितने सारे क्वार्टर से नेगेटिव में ही चल रहा था, 72 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं अब ये कहाँ तक जाती है। हालांकि इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न तो बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। ये इसका कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। और अगर ये वर्कआउट कर जाता है तो फिर यहाँ से हमें जो नेक्स्ट टारगेट हमें नजर आ रहा है दोस्तों, वो लगभग 1766 रुपीज़ का जो है नेक्स्ट टारगेट मुझे नजर आ रहा है पेटीएम में। तो अगर पेटीएम इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो दे हैव गॉट अ गुड न्यूज़। और कहीं ना कहीं कंपनी की फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट कर रही है। सेजिलिटी, इसका तो फंडामेंटल देखना पड़ेगा। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग अभी पीक कर चुकी है, 1500 करोड़ के आसपास का सेल्स है। और प्रॉफिट जो है वो लगभग 350 करोड़ से आसपास चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 to 20% के बीच में रह रहा है। मुझे लगता है कि अब ये जो है ना पीक पर आ चुकी है शायद। इसके वजह से जो है दोस्तों ग्रोथ कंपनी के अंदर चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं ग्रोथ के। बट मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कंपनी में ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने से पता चलेगा। हाउएवर बाकी कुछ चीज़ें जो ऐसे हैं अभी, जैसे कि इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हो गई है। और वो प्रमोटर्स की जो टोटल जितनी होल्डिंग डिक्रीज हुई थी, उसको डीआईआईज ने और पब्लिक ने, दोनों ने लिया हुआ है। तो खैर ये नेगेटिव तो नहीं है ये चीज़, क्योंकि डीआईआईज भी है और पब्लिक भी है उसके अंदर। बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। थोड़ा टाइम नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे कंपनी करती क्या है ये।
हेल्थ केयर फोकस टेक्नोलॉजी एनेबल सोल्यूशन सर्विसेज प्राइमरी यूएस बेस्ड क्लाइंट्स। यूएस बेस्ड क्लाइंट्स मतलब अभी फिलहाल तो दिक्कत तो है ही दोस्तों, इसको टैरिफ्स का एंड ऑल वो सारी चीज़ों का तो दिक्कत रहेगा ही। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। अगर फिर भी किसी को इन्वेस्ट करना है तो शेयर को एक्यूमुलेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली तो फिलहाल इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद है दोस्तों जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड। वाह, काफ़ी अच्छी रैली हुई है जैश इंजीनियरिंग। इतनी अच्छी रैली और मेरे स्क्रीनर से कैसे नहीं बच गया ये। देखते हैं क्यों बच गया भाई ये। मार्केट कैप तो ठीक है। कंप्लीटली अनस्टेबल क्वार्टरली रिजल्ट्स है। एक्सपेंसेस भी अनस्टेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अनस्टेबल है। कंसिस्टेंसी इस स्टॉक के अंदर नहीं है। शायद इसी वजह से ये मेरे स्क्रीनर से बच गया। जिस तरीके से इसका दिख रहा है दोस्तों, वन व्यू में तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो इसकी होल्डिंग प्राइस जो है वो अब पीक कर चुकी है। अब यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करना इतनी बड़ी रैली के बाद मुझे लगता है थोड़ा रिस्की है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है दोस्तों वो बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर। रिस्क बढ़ जाएगा, रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसको कूल डाउन होने देना चाहिए और थोड़ा सा अभी अवॉइड करके चलना चाहिए इस स्टॉक को। ये मेरी राय होगी। और मैं पर्सनली तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस प्राइस पे और इस मोमेंट पे तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लुकिंग आफ्टर द फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स तो खैर अलग चीज़ है, क्योंकि फंडामेंटल्स में भी कुछ एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो आई वुड अवॉइड फॉर दिस अवॉइड दिस स्टॉक फॉर नाउ। ऑलराइट गाइस, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने वीडियो देख रहे हैं, लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया अभी तक वीडियो को मेरे। एक बार हो सके तो लाइक कर दो सारे लोग। लाइक करके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले तो और बेटर होगा। और इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों लोगों के साथ में, ताकि उनको भी उनकी भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो सके। अब रही बात स्टॉक की, तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट की, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमें जो है एक अच्छा रिवर्सल या एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और देयर इज़ अ चांस दैट देयर विल बी अ वेरी गुड रिकवरी नेक्स्ट वीक। तो ये जो सपोर्ट लेवल्स है इनको आप होल्ड कर मतलब देख करके रखिएगा, और अकॉर्डिंगली आप अपनी डिसीजंस ले सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये जो है सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता है देन हमें नीचे 15-16,000 के लेवल्स पे भी स्मॉल कैप इंडेक्स दिख सकता है। और निफ्टी जो है दोस्तों वो भी थोड़ा नीचे हमें जाते हुए देख सकता है 24,000 से लेकर के 23,700 के लेवल्स तक। और किसी की कुछ अगर क्वेरीज हैं तो बताएं दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, और कुछ क्वेरीज है किसी की? एक अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल जो है लगभग 262 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर आपको याद होगा हमने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लगभग 120 रुपीज़ के आसपास बाय किया हुआ है। अब वो मुझे लगभग 120% का रिटर्न दे रहा है। और मैं इसके अंदर से अब स्लोली 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 एग्जिट भी कर रहा हूँ, है ना।
जैसे कि 240 रुपीज़ के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया मैंने, 260 रुपीज़ के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया। हालांकि अल्टीमेट मेरा टारगेट 280 रुपीज़ का था, बट स्टिल आई एम लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, अभी जिस तरीके से चल रहा है मैं इसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है क्योंकि इसने इसका अपना ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है दोस्तों, अब चांसेस है कि यहाँ से ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, जो कि लगभग 290 रुपीज़ से 300 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है हमें। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड डेट भी है, 9 सितंबर को डिविडेंड भी मिलने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके चलिए। इसमें कभी भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों इस स्टॉक के अंदर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे मेंटेन करके चलें। हालांकि इसकी न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, ऑर्डर मिला है इनको डीआरडीओ की तरफ से, और लगभग 25 करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। मुझे लगता है कि अब यहाँ से स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा। वैसे तो बुलिश लग रहा है दोस्तों, बट मार्केट की वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर में है, और इसके जो रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं जून क्वार्टर के। ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, टीटीएम ईपीएस में। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और नीड्स नीड्स कार मेकर स्क्रैम्बलिंग, ओके, ये एक न्यूज़ है। इंडिया ऑटो डिमांड राइजिंग ऑन पॉसिबल जीएसटी कट्स, हाँ एग्जैक्टली, ये जो एक न्यूज़ है दोस्तों जीएसटी कट का, ये कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये एक बुलिश बायस हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में और उनके जो एंसिलरीज हैं उस कंपनीज में, और उनसे एसोसिएटेड जो भी कंपनीज है उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है अगर जीएसटी में रेट कट होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बट मतलब देख करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं कि मतलब हमें पूरा ही पैसा इसके अंदर डाल देना चाहिए। थोड़ा बहुत स्टॉक ले सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वापस नीचे आ गया है दोस्तों। तो ये एक रिस्क है, अगर यहाँ से ये रिवर्सल ले लेता है तो देर इज अ चांस कि ये वापस फिर से हमें जो है इस लेवल पर नजर आएगा दोस्तों। ये जो लेवल है यहाँ पर ये नजर आ सकता है, जो कि 2700 से 2600 के आसपास का है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होगा दोस्तों, इसीलिए देख करके इसमें हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम इन्वेस्ट करेंगे, या स्लो एक्यूमुलेशन में कर सकते हैं, या एसआईपी स्किप कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। एसआईपी इज बेटर ऑप्शन। हर 5% के फॉल पे आप बाय कर लो, दैट इज बेटर। श्री पुष्कर तो ऑलरेडी वन ऑफ माय इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था, जो सपोर्ट लेवल्स हैं हमने उसको देखा था। और देखोगे अगर आप तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और देन सडनली अभी ये नेगेटिव आया है। हालांकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि अपने मूविंग एवरेज के आसपास है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल हमें नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि 302 से लेकर के 280 रुपीज़ के आसपास ये एक सपोर्ट लेवल है, जो कि वर्कआउट करेगा श्री पुष्कर से। और यहाँ से चांसेस है कि ये इस जगह पर सपोर्ट लेकर के इस तरह से रिवर्सल दिखा करके ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा दोस्तों कि जब ये नीचे जाएगा और जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तो सही टाइम होगा इस स्टॉक के अंदर एंटर करने का। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, ये हो सकता है थोड़ा और फॉल दिखाए, और वहां से जब रिवर्सल की तरफ आगे बढ़े, देन ओनली इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। मंडे निफ्टी का क्या व्यू रहेगा? वैसे तो मैं इंट्राडे में मेरा ये कुछ देता नहीं हूँ सजेशन, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे को निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ही खुलेगा, या फिर थोड़ा लो खुल करके ऊपर की तरफ
रिवर्सल देगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है निफ्टी के अंदर। तो बस वो तो अब मंडे को ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होगा। और अभी कुछ डेटा आने वाला है यूएस रिलेटेड, तो वो डेटा का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में क्या हलचल चल रही है वो देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है दोस्तों वो भी थोड़ा सा अभी पॉजिटिव ही खुला हुआ है, मार्केट में अभी पॉजिटिव है वो। तो कहीं ना कहीं मंडे को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और मंडे को जो है निफ्टी जो है पॉजिटिव ही खुलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ड्रीम फोक्स रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी दोस्तों, जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर की है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसको लिंक मिल जाएगी मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने बताया कि जो ड्रीम फोक्स है अभी फिलहाल इनका जो एक्सेस लाउंजेस जो है वो अडानी एयरपोर्ट और ये सारी चीज़ें जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से दोस्तों रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया है। और ये स्टॉक जो है वन ऑफ माई इन्वेस्टमेंट था, 450 रुपीज़ के आसपास। मैंने इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉट 400 एक्चुअली, हाँ 400 समथिंग के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। ऊपर भी गया 500 तक, लेकिन वापस इसमें फॉल आया और उसमें मुझे लॉस हुआ है इस स्टॉक के अंदर। तो मैंने इसको इस तरीके से डील किया कि मतलब मैंने मैक्सिमम पोर्शन मैंने सेल कर दिया। अभी भी फिर भी इसके अंदर है, इस स्टॉक के अंदर मेरी कुछ थोड़ी सी होल्डिंग्स है। बट अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ये अवॉइड लिस्ट में है मेरे स्टॉक, क्योंकि मैं अभी इसमें एवरेज आउट करने के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। जब तक ये एयरपोर्ट लाउंजेस का और ये सब का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा मुश्किल होगा इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इसका क्या रहेगा वो देखने के लिए। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट करिए, अवॉइड करिए इस स्टॉक को। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको आप फाइंड आउट करिए, उसको आप देखिए। और अगर आप देखोगे यहाँ देखिए अपडेट आया है। इट हैज रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स इंडिकेटिंग द इंटेंशन डिसकंटिन्यू सर्टेन सर्विसेज। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये सर्विसेज जो है इन लोग एंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी की रेवेन्यू में डेफिनेटली पड़ेगा। अब कंपनी का जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो तो अच्छा ही आया है, लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है इनके बिजनेस को लेकर के, उसका इम्पैक्ट ही दोस्तों शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो एफ आई आईज है 11% से 0.66% पे आ गए। और पब्लिक जो है वो दोस्तों 14% से 30% पे आ गई। मतलब एफ आई आईज ने और डी आई आईज ने अपने सारे शेयर्स पब्लिक को चिपका दिए और सेल करके सारा निकल गए। अभी नेग्लिजिबल अमाउंट में इनके पास जो है दोस्तों ये है शेयर्स है। बस यही होता है, सब एफ आई एस डी आई एस बेच करके निकल जाते हैं, पब्लिक को चिपका देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आई गेस फ्यूचर में कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली ठोस कदम उठाएगी अपने फ्यूचर को लेकर के। अब देखते हैं हम आगे क्या करना चाहिए। और ये क्या करती है कंपनी, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है वो बुरा नहीं है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आई होप आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और शेयर करिए डिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में। साथ में मेरे को टेलीग्राम पर और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो किसी वजह से मेरा डिसेबल्ड हो गया है, और मैंने अभी नया इंस्टाग्राम आईडी खुला नहीं है। तो अगर कोई फेक आईडीज वगैरह होगी तो आप उससे दूर रहिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई आपके साथ स्कैम करे। जब तक मैं नया इंस्टाग्राम आईडी नहीं खोलूँगा तब तक के लिए तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बोलूँगा कि आप टेलीग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे यूट्यूब में भी देखते रहते हैं। यूट्यूब में आपको अगर कुछ डाउट है तो आप यूट्यूब में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।